इस चैप्टर के धीरे-धीरे हम लास्ट में पहुँच रहे हैं और इसमें हमें टॉपिक कवर करना है इस ट्यूटोरियल में, जो कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ का पार्ट है, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, तो अब हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड शुरुआत में क्या कुछ इसके प्रति नज़रिया था लोगों का और कैसे धीरे-धीरे इसके नज़दीक तक पहुँचे। सो फार अभी तक वी हैव एग्जामिन्ड, मतलब अभी तक हमने जो जांचा परखा है फैसेट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फैसेट्स का मतलब होता है कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट रूप्स, वो हमने देखे और इस कॉन्टेक्स्ट में देखे कि किस प्रकार से जो हमारे हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव यूज्ड एविडेंसेस, तो कैसे उन्होंने एविडेंस को यूज किया। जो भी मटेरियल रिमेन्स वहाँ से मिले हैं, मटेरियल रिमेन्स का मतलब जो भी आर्टिफैक्ट्स एंड डिफरेंट थिंग्स मिली हैं वहाँ पे, तो उनको पीस टुगेदर किया गया, मतलब धीरे धीरे करके उनको जोड़कर, उनको स्टडी कर कर एक हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट की गई। और कैसी हिस्ट्री? अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री, मतलब वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अर्बन सिविलाइजेशन। लेकिन देयर इज़ अनदर स्टोरी एज वेल। लेकिन ये तो चलिए, हमने अभी तक इसको स्टडी किया है कि जो भी मटेरियल रिमेन्स मिले हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार की हिस्ट्री अभी तक हमने बनाई है और हमने स्टडी की है। लेकिन इसकी एक और स्टोरी आपको पढ़नी है यहाँ पे, और वो है कि आर्कियोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने किस प्रकार से इस सिविलाइजेशन को खोज निकाला। व्हेन हड़प्पन सिटीज़ फेल इनटू रूइन, मतलब देखिए भाई, कभी हड़प्पा में लोग रहा करते थे, धीरे धीरे वो बर्बादी में चला गया, तो लोग भी धीरे धीरे उसके बारे में भूल गए। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जब लोगों ने रहना, मतलब ख़त्म ही हो गया सब कुछ, तो कैसे आसपास के लोगों को उसके बारे में याद रहेगा, धीरे धीरे भूल गए। व्हेन मैन एंड वीमेन बिगेन लिविंग इन द एरिया मिलेनिया लेटर, मतलब हजारों साल बाद जब वहाँ पर दोबारा लोगों ने बसना शुरू किया, मैन एंड वीमेन स्टार्टेड लिविंग, दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स। तो भाई देखिए, वहाँ पे एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ज़मीन के अंदर दफन है, ज़मीन के अंदर चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लोगों को चीज़ें मिलती थी, मतलब आर्टिफैक्ट्स जो है मिलते थे, लेकिन उनको बड़े स्ट्रेंज लगते थे क्योंकि उनके समय के तो थे नहीं। और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो ऑकेजनली सरफेस हो जाते थे, मतलब सरफेस पे आ जाना। अब जैसे मान लीजिए कि बाढ़ के पानी की वजह से, कभी जब बाढ़ का पानी जब आया और जब रिसीट हुआ तो लोगों को चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। कभी कभी सॉइल इरोजन की वजह से ऐसा हो जाता था, मिट्टी उखड़ने की वजह से। कभी कभी क्या है कि खेत की जुताई कर रहे हैं तो टर्न अप हो जाती थी, चीज़ें निकल कर बाहर चली जाती थी फील्ड में। या कभी कभी क्या है कि लोग खजाने के लिए खुदाई वगैरह कर रहे हैं तो चीज़ें मिल जाती थी, तो लोगों को समझ में नहीं आता था यार कि ये क्या है, दे कुड नॉट मेक इट। अब आती है कनिंघम, है ना, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, कनिंघम। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सपे मतलब ये शौकीन थे भाई, ऐसे लोग शौकीन होते हैं भैया आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करने के लिए, है ना। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर से खुदाई करना, एक्सकवेशंस का मतलब खुदाई करना। तो ये मिड 19th सेंचुरी की बात है, यानी कि लगभग 1850 के उसके बाद की। तो आर्कियोलॉजिस्ट प्रिफर टू यूज़ द रिटन वर्ड। तो उस समय क्या था कि मतलब जो है आर्कियोलॉजिस्ट, भाई देखिए कोई ना कोई तो उनको गाइड चाहिए ना। गाइड का मतलब होता है कि कुछ तो उनका मार्गदर्शन चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे एक्सकवेशंस में। मतलब अब पूरी धरती पड़ी, कहीं पे भी जाकर खुदाई तो करेंगे नहीं, कुछ तो आइडिया चाहिए कि यहाँ पे खुदाई करने से कुछ मिल सकता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट प्रिफर टू यूज़ रिटन वर्ड, तो वो लोग रिटन वर्ड पे ध्यान देते थे। मतलब कोई लिटरेचर है उस समय का, या कोई बुक है उस समय की, या कुछ टेक्स्ट मैटर है ओल्ड टाइम के बारे में लिखा हुआ, उसके बारे में कुछ तो मिले हमें अंदाज़ा। जैसे मान लीजिए रामायण है, तो रामायण में हमें रामेश्वरम की बात मिलती है, हमें तालाब की बात मिलती है महाभारत में, जहाँ पर वो अर्जुन, वो सॉरी युधिष्ठिर को छोड़ के बाकी के सब लोग बेहोश हो जाते हैं। हमें लंका के बारे में पता चलता है, कोई लंका नाम की चीज़ थी। हमें द्वारकाधीश, द्वारका नगरी के बारे में पता चलता है जब हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो एक आइडिया मिलता है यार, चलो यहाँ पर खोजा जाए। तो उस तरह का आइडिया वो वर्ल्ड में ढूंढते हैं। या कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाए, मतलब कोई पट्टी मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए जिसपे खुरच के लिखा गया हो, तो वो उनके इन्वेस्टिगेशन को गाइड किया करते थे। बल्कि हम तो ये कहें, वास्तव में कनिंघम जो थे उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो आर्कियोलॉजी में अर्ली हिस्ट्रिक टाइम को लेके था। देखिए अर्ली हिस्ट्रिक टाइम का यहाँ पे दिया गया है, इसको याद रखिए कि 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE कॉमन इरा। ये देखिए यहाँ पर आपके टेबल में दिया भी गया है। देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है आपका अर्ली हिस्ट्रिक टाइम। देखिए इसको अर्ली हिस्ट्रिक टाइम इसलिए कहा गया क्योंकि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई तो उसके बाद यहाँ पर मतलब गंगा का जो हमारा मैदान है ना, तो इसके आसपास बस्तियाँ बसनी शुरू हुई। न्यू डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, है ना। जो सेकंड चैप्टर हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से 16 महाजनपद का धीरे धीरे उदय होता है, किस प्रकार से मगध एक पावरफुल एम्पायर बनकर उभरता है। तो इंडियन सोसाइटी की एवोल्यूशन का बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया की जो हिस्ट्री है वो इन्हीं के बीच में शुरू होती है।
इसी समय अलेक्जेंडर भी इंडिया में आता है इसी टाइम पीरियड में, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म हो उनके बारे में हो, या जैन धर्म के बारे में हमें पढ़ना हो, सब इसी के बीच में हमें पढ़ने को मिल जाता है, मतलब इन्हीं सब के बीच में। तो ये पीरियड लगता है जैसे इंडियन की हिस्ट्री जो है बस इसी में सिमट के है। तो वो इंडिया में आया कनिंघम, तो उसे लगा कि भाई इसी के बीच में हमें स्टडी करना है। तो एक प्री ऑक्यूपेशन पूर्वाग्रह था मन में कि भाई अगर हमें इंडियन हिस्ट्री स्टडी करनी है तो ये पीरियड पे उसका ध्यान था। ही यूज द अकाउंट्स लेड बाय चाइनीज़। अब देखिए टेक्स्ट का मैटर का हम बात करें तो उसने जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या लिखा, उससे गाइडेंस लेना, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया था 4th and 7th सेंचुरी के बीसी के बीच में, और उनके टेक्स्ट के आधार पे उसने जो अर्ली सेटलमेंट्स जहाँ पे उनका जिक्र था तो उस पे उसका ध्यान था। तो कनिंघम ने क्या किया कि कनिंघम के साथ ये भी आपको याद रखना है, जो कुछ भी लिखा गया आपको बोर्ड के एग्जाम के, कनिंघम आल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड। मतलब उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट भी किया, उन्होंने उनके पूरे रिकॉर्ड को उनके बारे में लिखकर पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी किया, पेपर तैयार किए, और यहाँ तक कि उन्होंने कई इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट भी किया। और ये सब चीज़ें उसे जो मिली थी अपने सर्वे के दौरान मिली थी, एक्सकवेशन के सर्वे के दौरान। तो व्हेन ही एक्सकवेटेड साइट्स, यानी जब वो किसी स्थल की खुदाई वगैरह करते थे तो ही टेंडेड टू का मतलब वो इस चीज़ की कोशिश करते थे टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स, कि वो आर्टिफैक्ट्स उन्हें मिले दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू, जिनकी कुछ कल्चरल वैल्यू, मतलब वो उस समय के वे ऑफ लाइफ के बारे में हमें बता सकें, उनके बिलीव्स के बारे में हमें बता सकें, उनकी जो है डिफरेंट गवर्नेंस टाइप के बारे में हमें बता सकें, कम्युनिटी रिलेशंस के बारे में हमें बता सकें, उनकी आर्ट के बारे में हमें बता सकें। मतलब वो इंटरेस्टिंग चीज़ों को खोजने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। आज साइट लाइक हड़प्पन, आज जहाँ तक हड़प्पा की बात है तो अब हड़प्पा जो है वो 6th सेंचुरी बीसी और 4th सेंचुरी बीसी के बीच की तो बात थी नहीं। अब उन्हें पता भी नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ भी है। तो दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द आइटनरी ऑफ द चाइनीज़ पिलग्रिम्स। आइटनरी का मतलब होता है कि उनकी जर्नी, जो उनकी जो ट्रैवल यात्रा के दौरान उन्हें क्या क्या करना है, वो सब उनकी आइटनरी का हिस्सा होता है, मतलब पार्ट ऑफ द ट्रैवल एंड द प्लानिंग। तो जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे तो उनका हड़प्पा से क्या लेने देना, वो तो इंडिया में आए थे और बौद्ध कि यहाँ पे भाई हमें बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी करनी है, बहुत नाम है इस कंट्री का, इंडिया में आए और वो रह गए इंडिया में, एंड वाज नॉट नोन एज एन अर्ली हिस्ट्रिक सिटी। और भारत में जो शुरू में जो डेवलपमेंट हुआ था, इसे अर्ली हिस्ट्रिक सिटी भी हम कह सकते हैं, उस समय जो शहरों का विकास हुआ था, तो वो हड़प्पा उसका हिस्सा भी नहीं था। तो डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कनिंघम जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करते थे, जांच पड़ताल करते थे, एग्जामिनेशन करते थे, एक्सकवेशन करते थे, चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते थे, तो उनके प्लान में, उनके फ्रेमवर्क में, उनके तरीके में, उनके आइडिया में कहीं पे भी हड़प्पा जैसी चीज़ तो थी नहीं। इसलिए आल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड, अब चूंकि भाई देखिए हड़प्पन रीजन जो लोग रहते थे उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, तो वो आर्टिफैक्ट्स जो है मिलते थे लोगों को, तो खासकर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, तो इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंचते भी थे, लेकिन ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर। लेकिन वो इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाए कि वो कितने पुराने थे। उन्हें लगता होगा कि यही जो 6th सेंचुरी बीसी और 4th सेंचुरी बीसी के बीच के ही होंगे, तो ये नहीं समझ पाए कि इससे कितने ज़्यादा पुराने। अगर उन्हें पता चलता है कि इसने वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, इनसे भी सदियों पुराने इनसे ओल्ड हैं, हज़ारों साल पुराने इनसे ओल्ड हैं, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया होता, वो वहाँ मूव कर गया होता बहुत पहले। पर शुरू में ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब आप कह सकते हो कि कनिंघम ने शुरू में उसको नज़रअंदाज किया, इन सब चीज़ों को, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स को। हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंघम बाय एन इंग्लिशमैन। अब जैसे एक अंग्रेज ने जो है, देखिए कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ या आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आपके खेत की जुताई हो रही है, और कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको लगता है शायद बहुत ओल्ड रही हों, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है धीरे धीरे तक पहुँच जाती है, फिर थाने तक पहुँच जाती है, फिर धीरे धीरे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य तक पहुँच जाती है। फिर वो आते हैं और देखते हैं उसको, और फिर वहाँ पर खुदाई करते हैं अगर उन्हें लगता है, तो इस प्रकार से ASI तक तो चीज़ें पहुँची जाती हैं। तो इसलिए हड़प्पन सील जो है एक ला के अंग्रेज मैन ने कनिंघम को दी। ही नोटेड द ऑब्जेक्ट, तो उनकी नज़र उस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, तो उन्होंने उसको ध्यान से देखा, बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट। तो उन्होंने अनसक्सेसफुली का मतलब ये होता है कि उन्होंने गलत तरीके से उसको प्लेस किया विद इन द टाइम फ्रेम विद विच ही वॉज फैमिलियर। तो उन्होंने उस मोहर को भी उसी टाइम फ्रेम में डाल दिया। किस टाइम फ्रेम में डाल दिया? 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BC। मतलब ये BCE हो जाएगा आपका, बिफोर कॉमन इरा, और ये CE हो जाएगा कॉमन इरा। मतलब ये AD का पार्ट हो जाएगा, ये BC का पार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा 600 से 400 के बीच का होगा ये भी, क्योंकि इसी से वो परिचित थे, उन्हें लगता था इंडियन हिस्ट्री बस इसी के बीच में है। दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स, क्योंकि वही नहीं बल्कि और अदर्स थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगैन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली। तो कईयों की तरह उनका भी यही मानना था कि अगर इंडियन हिस्ट्री स्टडी करनी है तो गंगा वैली में, यानी गंगा के मैदान के इलाकों में जो फर्स्ट सिटीज़ डेवलप होती हैं, जो भारत जिसे हम कहते हैं इस क्षेत्र में, शायद वही इंडियन हिस्ट्री है। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे। गिवन इज स्पेसिफिक फोकस,
यानी अब ये मान के कि भाई उनका स्पेसिफिक फोकस किस पे था, इन्हीं जो टाइम फ्रेम के बीच में स्टडी का था, और शायद वो भारत के गंगा मैदानी इलाकों में ही जुटे रहते थे। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। इसमें कोई शक नहीं, हम उनको अक्यूज़ तो नहीं करेंगे, पर ये कह सकते हैं उन्होंने हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को एक प्रकार से अनजाने में ही नहीं पहचाना, मिस किया, नकार दिया। अभी देखिए, ये कनिंघम ने अपने स्केचिंग के ज़रिए इस सील का एक डायग्राम बनाया है। ये लिपि हो गई जो ऊपर लिखी गई है, और जो वहाँ पे बुल पाए जाते थे उसका ये चित्र है। अब आते हैं अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। बाद में मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सील्स वर डिस्कवर्ड, तो वहाँ पे सील्स काफ़ी डिस्कवर्ड होती थी हड़प्पा में बाय आर्कोलॉजिस्ट। जैसे अब यहाँ पे आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे दयाराम साहनी जी हो गए। तो इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में ध्यान रहे, वहाँ पे हमने 1850 की बात शुरू की थी, और यहाँ पे अर्ली डिकेड्स का मतलब है कि लगभग लगभग 1910 उसके आसपास की बात। काफ़ी समय बीत गया, कनिंघम ने अपने समय में से कुछ किया नहीं। तो इन द लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्ट्रिक लेवल्स। तो ये लोग हड़प्पा में सक्रिय थे, और कहाँ सक्रिय थे? हड़प्पा की डिफरेंट लेयर्स जो वहाँ पे माउंट्स पाए गए हैं, क्योंकि भाई मिट्टी में लेयर्स के ऊपर लेयर बनती चली जाती है ना, हज़ारों हज़ारों साल पुरानी बात है। तो वहाँ पे जिसे हम कह सकते हैं कि अर्ली हिस्ट्रिक लेवल से भी ओल्डर लेयर्स वहाँ पे ज़मीन की पाई गई हैं। तो इट वाज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगेन टू बी रियलाइज्ड। तो वहाँ पे जब चीज़ें मिलनी शुरू हो गई, तो फिर आप दयाराम साहनी को आप कह सकते हो कि रियल में फर्स्ट वही थे जिन्होंने हड़प्पन को वर्ल्ड पटल पर लाने की कोशिश की। तो सिग्निफिकेंस धीरे धीरे नज़र आना शुरू हो गई, यार ये तो ऐसा इलाका है जिसको ज़रूर यहाँ पे एक्सकवेशंस करके एग्जामिन करना चाहिए। एक और आर्कोलॉजिस्ट थे, इंडियन आर्कोलॉजिस्ट राखल दास बैनर्जी। दयाराम साहनी को आप हड़प्पा से जोड़ सकते हो, और राखल दास बनर्जी को आप मोहनजोदाड़ो से जोड़ सकते हो। तो उनको ऐसी सिमिलर साइट्स मोहनजोदाड़ो में मिली, लीडिंग टू द कंजेक्चर मतलब एक आइडिया उनके दिमाग में, ये मतलब इनके दिमाग देख, मोहनजोदाड़ो में जब चीज़ आर्टिफैक्ट्स मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने सोचा कि दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल आर्कोलॉजिकल कल्चर। तो अब हड़प्पा में भी चीज़ें मिल रही हैं, मोहनजोदाड़ो में भी चीज़ें मिल रही हैं, दोनों के बीच में मतलब डिस्टेंस भी है। और आर्टिफैक्ट्स देखने के बाद ये आइडिया लगा कि शायद ये एक ही आर्कियोलॉजिकल कल्चर का हिस्सा हो। मतलब जैसे भारत है, एक एंटिटी है, उसी प्रकार से हो सकता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन जगहों पे जो रहने वाले लोग हैं वो शायद एक ही संस्कृति का हिस्सा हो। तो बेस्ड ऑन दिस फाइंड्स इन 1924, फिर 1924 की डेट इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इस समय जॉन मार्शल, ये उस वक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने दुनिया के सामने घोषणा की, डिक्लेयर्ड डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड। मतलब एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन बसी थी। एज एस एन रॉय नोटेड, एस एन रॉय ने मतलब लिखा है अपनी बुक में द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी करके, कि ये कोट है यहाँ पे, इस कोट ये है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया, मार्शल ने जब भारत को छोड़ा 3000 ईयर्स ओल्डर करके छोड़ा, देन ही हैड फाउंड हर। इसका क्या मतलब समझे आप? इसका मतलब ये हो गया कि जब मार्शल इंडिया में आए थे तो वही 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी और 4th सेंचुरी BC वाला टाइम पीरियड उनके भी दिमाग में रहा होगा। लेकिन जब वो भारत को छोड़ के गए तो उन्होंने भारत को लगभग 3000 बैक करके छोड़ के गए, यानी ये डिक्लेयर करके गए कि भारत सिर्फ इसी सेंचुरी के 20 की BC के बीच में यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही हुआ हो, ऐसा नहीं है। यहाँ से 3000 साल पहले भी यहाँ पे एक सभ्यता का निवास था। नाउ इंडिया कैन बी प्राउडली credited with having a civilization of our own. This was because similar till then unidentified seals were found at excavations. तो 3000 साल का मतलब ये है कि देखिए, सीधी सी बात है कि जो उस समय तक, दिस वॉज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स, क्योंकि इसी तरह जो सील्स हड़प्पा में मिली हैं, तो अनआइडेंटिफाइड सील्स मतलब जिन्हें हम नहीं पहचान सकते थे उस वक्त, वो मेसोपोटामियन साइट्स पर भी मिली हैं। टिल देन आइडेंटिफाइड का मतलब यह है कि जैसे कनिंघम के पास सील गई तो उन्होंने समझा ही नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंस इसकी हो सकती है, कितना पुराना ही हो सकता है। तो ऐसी सील्स हड़प्पा की मिली हैं मेसोपोटामिया में भी। तो जब मेसोपोटामिया में सील मिली तो उन्हें लगा यार मेसोपोटामियन हिस्ट्री में, सिविलाइजेशन में जो सील्स मिलती हैं उससे तो थोड़ा ये अलग है, तो ये कैसे है। अब वही सील्स जब हड़प्पा में मिली तो पता चला यार यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ लाई गई होंगी ये। और मेसोपोटामियन हिस्ट्री जो सिविलाइजेशन है, उसका टाइम पीरियड लोगों को पता था।
तो अब वो क्या करेंगे, वो क्या कोरिलेट करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हो रही होंगी। इट वाज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन, तब जाके लोगों को न्यू सिविलाइजेशन के, दुनिया को सिर्फ एक न्यू सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं चला, बट आल्सो वन ऑफ कंटेम्पोरेनियस विद मेसोपोटामिया, बल्कि ये पता चला कि मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन यानी हर मेसोपोटामियन सभ्यता की कोई समकालीन सभ्यता थी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनफैक्ट जॉन मार्शल स्टिंट मतलब उनका जो ड्यूरेशन था काम का यहाँ पे ऑफिस में, जॉन मार्शल स्टिंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई, यानी एस डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई की पद पे जब तक रहे स्टिंट, मार्क्ड अ मेजर चेंज इन द इंडियन आर्कोलॉजी। तो उन्होंने इंडियन आर्कोलॉजी में काफ़ी कुछ चेंजेस उनके समय में आए। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो पहले प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट जो अपने पेशे से न्याय करते थे, इंडिया में काम करने वाले। एंड ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस, और उनके पास ग्रीस में वर्क करने का एक्सपीरियंस था। क्रीट जो है वो ग्रीक आइलैंड है, वहाँ पे वर्क करने का एक्सपीरियंस था, वो सब वो इंडिया में लेके आए। मतलब ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड आर्कोलॉजिस्ट। मोर इम्पॉर्टेंटली, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ कि कनिंघम, दो लाइक कनिंघम, हालांकि कनिंघम की तरह ही टू वाज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेकुलर फाइंड्स। जैसे कनिंघम जो है ऐसी चीज़ों खोजने में लगे रहते थे जो स्पेक्टेकुलर हो, कह ये क्या बात है, क्या चीज़ मिली है, ये वाउ फाइंड्स चीज़ें, मतलब नॉर्मल चीज़ें उनका इंटरेस्ट नहीं था। ही वाज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। क्या बात है, एक डिफरेंस दोनों को मिलता है देखने में। ये कनिंघम वॉज टेंडेड टूवर्ड्स फाइंडिंग स्पेक्टेकुलर फाइंड्स, जबकि ये तो भाई सभी के दिमाग में रहेगा यार कुछ खास मिल जाए, लेकिन वो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में भी दिलचस्पी रखते थे। मार्शल के शौक में ये भी शामिल था कि वो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें भी मिले तो उसको महत्व देते थे। पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ का मतलब वो चीज़ जो बताए कि शायद उनके जीवन मर्रा रोजाना के जीवन का हिस्सा रही होगी वो चीज़। मार्शल टेंडेड टू एक्सक्वेट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मार्शल जो है जो एक्सकवेशन करते थे तो वो अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के जरिए करते थे, मतलब वहाँ पर करते थे। इसके लिए आपको ये डायग्राम देखना थोड़ा ज़रूरी है, कभी मैंने आपको समझाया था इसलिए यहाँ पे रेड सम नज़र आ रहा है, मिटा देते हैं। देखिए ये स्ट्रेटिग्राफी एक माउंट, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े माउंट्स मिले हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या है कि भाई हज़ारों हज़ारों साल में लेयर पे लेयर जमती चली जाती हैं, तो एक टीला जैसा बन गया और इसके नीचे स्केलेटन बोन्स वगैरह मिली, इसलिए मोहनजोदड़ो इसे माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, माउंट ऑफ द डेड। तो इस माउंट में स्ट्रेटिग्राफी का एक डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है, जो मैं ऑलरेडी शायद मैंने पढ़ाया होगा आपको, नहीं आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो है जो लेयर्स हैं ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं। जैसे देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेयर गई हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लेयर लगभग लगभग गई हुई है, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ तक लेयर गई हुई है, लेकिन ये जो लेयर्स हैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा वर्टिकल भी हो गई हैं। अब ये देखिए पूरी की पूरी लेयर जो है ऐसे चली गई है। तो जो खुदाई होनी है वो आप ऊपर 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 एक लेयर पकड़ ली, उसको हम खोदते चले गए, आप वर्टिकली नहीं आ रहे हो सकता है यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलें। तो ये चीज़ यहाँ लिखी गई है कि वो जो उनका जो एक्सप्रेशंस होता है वो हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के अकॉर्डिंग होता था, यानी यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंड में यूनिफॉर्मली एक ही तरीके से वो खुदाई कराते थे, इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी, डिफरेंट जो लेयर्स हैं अंदर उसको वो अवॉइड करते थे, उनके दिमाग में ना रहा हो। दिस मीन दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट, क्योंकि उन्होंने एक लेयर पकड़ी है ना और कहा कि भाई इसकी पूरी खुदाई कर डालो। अब पता चला कि मान लीजिए यहाँ पे मतलब एक लेयर बनी हुई है और लोगों ने यहाँ पे चीज़ें फेंकना शुरू किया धीरे 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 धीरे, तो एक लेयर इसके ऊपर और बनी, फिर उस समय के लोगों ने इस पर कुछ चीज़ें फेंकना शुरू किया, चीज़ें जमनी शुरू हुई, फिर एक लेयर और बनी। तो आपने सिर्फ इस लेयर को अगर आपको खोद के निकाला तो नीचे वाली का तो पता ही नहीं चलेगा आपको, एक यूनिट को आप लेके चल रहे हो। अब मान लीजिए कि कनिंघम ने खुदाई कराई और यहाँ से इतना हिस्सा उन्होंने पकड़ लिया, मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ तक मान लेते हैं उन्होंने हिस्सा पकड़ा। अब आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं। अब वो ये मानते थे कि जब उन्होंने खुदाई कराई इसके ऊपर तो वो मानते थे कि ये बस एक परत है, तो डिफरेंट लेयर्स जो है डिफरेंट पीरियड्स को शो करती हैं, जो यहाँ लिखा गया आप पढ़ेंगे। लेकिन जब वो आर्टिफैक्ट्स मिले तो उन्होंने एक ही टाइम पीरियड में डाल दिया, है ना, कि भाई उन्हें तो एक ही खुदाई में मिला है। अब परत उन्होंने समझा ये पूरी की पूरी एक परत है, एक हॉरिजॉन्टल यूनिट है, तो वो उसको डिफरेंट टाइम पीरियड में नहीं रख पाए जो आर्टिफैक्ट्स मिलते थे। तो वो चीज़ यहाँ लिखी गई है कि ऑल द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टुगेदर, उनको ग्रुप टुगेदर कर दिया गया, इवन दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स। तो उसका नतीजा ये हुआ एज ए रिजल्ट वैल्यूएबल
इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फाइंड्स वाज इरिट्रेबली लॉस्ट, मतलब जिसे रिकवर ना किया जा सके, हमेशा के लिए जो नुकसान हो जाना। इरिट्रेबली इरिट्रीवेबली इरिट्रीवेबली इरिट्रीवेबल हो गया वो, क्योंकि आपने आर्टिफैक्ट्स तो मिले पर उसका जो कॉन्टेक्स्ट था कि वो डिफरेंट लेयर्स मिले हैं, वो कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो गया। एक एक यूनिट में आपने डाल दिया, एक लेयर को मानकर आपने डाल दिया। इसके बाद न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, भाई समय के साथ साथ फिर न्यू टेक्निक्स भी आई यहाँ पे। तो इसमें एक नाम आप और याद कर लीजिए कि R.E.M. व्हीलर, यहाँ पे जो बगल में यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया है ना। तो यहाँ पे इनकी बुक है माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया इन पाकिस्तान 1976 में। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना, कि किस प्रकार से वो वहाँ पहुँचते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ही टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, तो देखिए तीसरे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बने 1944 में। तो उन्होंने इस जो एरर पहले हो रही थी उसको करेक्ट किया। कनिंघम तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, मार्शल ने इंटरेस्ट काफ़ी दिखाया, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लिंक में जो उनका अप्रोच था वो डिफेक्टिव था। तो R.E.M. व्हीलर ने उसको रेक्टिफाई किया, सुधारा इस प्रॉब्लम को। व्हीलर रिकॉग्नाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी। व्हीलर का कहना था कि स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माउंट की स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रैदर देन डिग मैकेनिकली अलॉन्ग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, बल्कि हम हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के साथ साथ जो मैकेनिकली एक्सकवेशंस करते हैं उसकी अपेक्षा स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर भी थे। ब्रिगेडियर बहुत बड़ा पद होता है, पूरी ब्रिगेड को संभालता है अंग्रेज़ के समय में। ही ब्रॉड विद हिम मिलिट्री प्रिसीजन, तो उनके अंदर एक मिलिट्री प्रिसीजन वाली भी क्वालिटी थी। तो वो अपनी जो प्रैक्टिस है आर्कियोलॉजी में उसे लेके आए। प्रिसीजन का मतलब होता है कि एकदम करेक्ट, एकदम सही सही। द फ्रंटियर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बाउंड्री है जो लगभग ट्रायंगल शेप में बनती है, तो उस बाउंड्री को आज की बाउंड्री से बहुत ही लिटिल कनेक्शन मान के चलना चाहिए, ना कि बराबर मान के चलना चाहिए प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्री से, है ना। क्योंकि पार्टीशन के बाद जो है वो सब कॉन्टिनेंट का जो है पार्ट जो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, तो उसकी जो मेजर साइट्स हैं वो पाकिस्तान टेरिटरी में चली गई। मेजर साइट्स की आप बात कर रहे हैं, मैच्योर हड़प्पन पीरियड की बात हम कर रहे हैं। दिस हैज स्पर्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई, स्पर्ड मतलब होता है कि भाई प्रेरित होना, मतलब कि अब ये कोशिश हमें करनी चाहिए। दिस हैज स्पर्ड इंडियन आर्कियोलॉजी टू ट्राई एंड लोकेट दिस साइट, तो फिर जो इंडियंस की तरफ जो साइट्स थी वहाँ पे, भारतीय वैदिक बड़ा कंट्री है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रयास सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ पे लोगों ने पूरा फोकस कर दिया। तो एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ, फिर कच्छ में एक एक्सटेंसिव सर्वे किया गया, तो उससे नई नई चीज़ें जानकारी सामने आई, रिवील हुई, और हड़प्पन सेटलमेंट्स पता चले। एक्सप्लोरेशंस पंजाब में किए गए, हरियाणा में किए गए, तो वहाँ पे लिस्ट जुड़ती चली गई साइट्स की। और आने वाले समय में आप देखिएगा कितना कुछ होगा, और जब लिपि पढ़ी जाएगी तो हो सकता है और जानकारी मिल जाए। अब जैसे हम कालीबंगन की बात करें, लोथल की बात करें, राखीगढ़ी की बात करें, और जो धोलावीरा है वो रिसेंट डिस्कवरी में माना जाता है। याद रखिएगा धोला, जब मैं जब पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में उस समय डिस्कवरी पता चली थी, मतलब आई वॉज अंडर ग्रेजुएशन तब, तो मैगजीन्स में छपना शुरू हुआ, और जो प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो मैगजीन्स आती थी उस वक्त, प्रतियोगिता किरण वगैरह उसी समय शुरू हुई थी बल्कि मैगजीन्स वो, तो हम लोग बड़ा अचरज करते थे, वहाँ पे धोलावीरा जैसी जगह मिली है, और यहाँ पे नाम दिया गया, जैसे RS बिष्ट को इसका क्रेडिट दिया जाता है। तो फिर नई डिस्कवरीज हुई और फ्रेश एक्सप्लोरेशन चल रहा है। उसके बाद ओवर द डिकेड्स न्यू इशूज़ हैव एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस, तो भाई देखिए इतना कुछ वहाँ पे खोज चलती रहेगी, तो नए नए जो चीज़ें हैं, नए नए डिस्कशंस, नए नए डिबेट्स, नई नई चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंस अब उनकी बन रही है। जैसे सब आर्कोलॉजिस्ट आर ऑफन कीन टू ऑब्टेन अ कल्चरल सीक्वेंस। अब देखिए सब अपने माइंड के हिसाब से, अपने अपनी सोच के हिसाब से उस पर आगे बढ़ते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैं तो व्यक्ति ही, तो कुछ उसमें कल्चरल सीक्वेंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। कल्चरल सीक्वेंस का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे साइट मिली, यहाँ पे साइट मिली, तो क्या इनका कोई कल्चरल कनेक्शन था, या हो सकता है कि जो इंडियन कल्चर है कहीं इससे इसको जोड़ा जा सकता है। अदर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स। अब कुछ लोगों का जो है उसकी ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब लोकेशन कैसे बनी, कैसे यहाँ पे बस्तियाँ बसी, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। दे आल्सो ग्रेपल विद द, ग्रेपल मतलब जूझना, जब समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो या समझ में आने के अलावा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो कैसे आप जूझते हो। दे आल्सो ग्रेपल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स, इतना ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स वहाँ मिल रहा है, तो क्या करें, कैसे इसको निपटाएं, कैसे क्या करें, तो उस प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ती है। ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शंस ऑफ दीज मे हैव सर्व्ड, इतनी सारी आर्टिफैक्ट्स हैं तो इनका क्या काम रहा होगा, मतलब कितनी इतनी पुरानी वस्तुएं वहाँ नीचे से मिली हैं।
तो अब सबको स्टडी करना कि इनका क्या फंक्शन रहा होगा, किस काम आती होंगी, क्या कुछ होगा, तो अब उन सब का मतलब टाइम देना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनसे हिस्ट्री में क्या और नई चीज़ें हम जोड़ सकते हैं वो सब करना, तो ये भी प्रॉब्लम। तो सिंस 1980s के बाद से क्या है कि देयर हैज़ आल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट। अब धीरे धीरे जो है वहाँ पे इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बढ़ा लोगों का कि यार चलो वहाँ पे एक सिविलाइजेशन है, अब बहुत बड़ा एक्सटेंसिव एरिया है, तो अब देश विदेश के लोग भी, वहाँ देश वाले तो इंटरेस्ट ले ही रहे थे, तो स्पेशलिस्ट जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के और अब्रॉड विदेश के भी जॉइंटली अब वो वर्किंग कर रहे हैं हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, मतलब पाकिस्तानी वाले इलाके में तो बाहर वाले होंगे, कुछ इंडियन भी होंगे। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, तो वो लोग नई साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे देखिए कार्बन डेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना, बता देती है कि चीज़ कितनी पुरानी है। और उसमें सरफेस एक्सप्लोरेशन है, जिससे कि क्ले के ट्रेसेस तक को वो लोग रिकवर कर लेते हैं, मिट्टी की पहचान से पता लगा लेते हैं, स्टोन मिलते हैं, मेटल मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स वगैरह मिलते हैं, ये सरफेस एक्सप्लोरेशन से मिल जाते हैं, खुदाई की बजाय सरफेस से ही। एज वेल एज टू माइन्यूटली एनालाइज एवरी स्क्रैप ऑफ अवेलेबल एविडेंस, मतलब थोड़ा सा भी हिस्सा, छोटा सा भी पार्ट अगर एविडेंस का मिले तो उसको बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करते हैं। दीज एक्सप्लोरेशंस प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स इन द फ्यूचर, और ये उम्मीद है कि ये जो खोजें चल रही हैं इनसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। खासकर ये ख़त्म कैसे हुई आज तक अबूझ पहेली बनी हुई है, और इसकी स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है अभी तक। अब देखिए यहाँ पे जो व्हीलर साहब ने लिखा है कि जब वो सवेरे सवेरे 5:30 बजे जब वो पहुँचते हैं हड़प्पा में और एक माउंट पर, तो जब उनकी नज़र पड़ती है ना, गेज्ड अपॉन अ टालेस्ट माउंट, तो वो देखते ही रह जाते हैं। और उसके बाद फिर उन्हें अपने पे भरोसा नहीं होता, यार मैं कहाँ पहुँच गया, और 6 घंटे फिर बाद में वो लोग अपने स्टाफ के साथ गए होते हैं, तो वो मेहनत कर रहे होते हैं अपनी पिक्स से, कुदाली वगैरह से, चक्कू वगैरह से खोद खोद के चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ जो उन्हें बताया गया होता है, वहाँ के लोकल लोग बताते हैं भैया आप सवेरे सवेरे चले जाइएगा और 7:30 बजे तक आप जो कुछ भी करना है करके वापस आ जाइए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, मतलब 2 घंटे का टाइम। और यहाँ पे इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मतलब चीज़ें नीचे से मिलनी शुरू हो गई होंगी ना, कि व्हीलर साहब लगे रहे उसमें तड़पती धूप में, और ख़ुद भी कहते हैं कि शायद मुझे लोग कह रहे होंगे पागल साहिब। लिखा है ना, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि लोग मुझे सनकीट समझ रहे होंगे कि देखो कैसे जुटा हुआ है धूप में। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका होगा प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, तो इसको हम स्टडी करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।